गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 681 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्नों पर। ठीक है, जनरल साइंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 से 20 23 तक प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं कौन? यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, बताइए। जॉनसन को, मेंडल को, ह्वागो डेब्रेज को और विलियम बेटसन को। अगर प्रश्न पूछा जाए, फिलहाल इसका उत्तर बता देते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के जनक। अगर प्रश्न पूछा जाए अनुवांशिकी या जेनेटिक्स जो शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया था, सबसे पहले शब्द की बात आए तो उसका उत्तर है विलियम वेटसन ने। एक प्रश्न बड़ा पूछा जाता है उत्परिवर्तन किसने दिया था, तो ह्वागो डेब्रेज ने दिया था, याद रखिएगा। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं अनुवांशिकी। और अनुवांशिकता की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और इन्हीं को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। देखिए, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो सर्वप्रथम किसने किया था, विलियम वेटसन ने किया था। और इस शब्द की जो उत्पत्ति है किस शब्द की, अनुवांशिकी शब्द की यानी जेनेटिक्स शब्द की, वो ग्रीक भाषा के जीनेसिस से हुई है। नंबर 2 पर आ जाइए। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। तो मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधों में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन करके 3 नियम दिए थे। कौन कौन से थे वो 3 नियम? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, देखिए मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीत थे, जैसे कि लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज वाले पौधे। इसके कारण उन्हें वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में जो है वो सहायता मिली थी। बाद में जो वैज्ञानिक आए मेंडल के बाद, उन्होंने जो है इसका विस्तार दिया, जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई क्या है? डीएनए है, गुणसूत्र है, डीएनए है या जीन है या केंद्रक है? जीन है, जीन। तो देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एकलक अणु मौजूद होते हैं। अतः गुणसूत्र पर स्थित डीएनए के खंड जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं, जीन कहते हैं उन्हें। और जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है, याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक अलग अलग लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता। तो देखिए, बहुप्रभाविता जो है मेंडल के प्रयोगों एवं जीन की अभिव्यक्ति में प्रायः देखा गया है कि एक जीन केवल एक विशिष्ट लक्षणों को अभिव्यक्त करता है, जैसे मटर के पौधे में भी पाया गया, ठीक है, कि एक ही जीन पौधे के फूल तथा बीज के छिलके के रंग को प्रदर्शित करता है। किंतु कुछ प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि कुछ जीन एक से अधिक फिनोटाइप लक्षणों अर्थात एक से अधिक लक्षणों को अभिव्यक्त करने की क्षमता जो है वो रखते हैं। जीन के इस व्यवहार को बहुप्रभाविता कहते हैं और यह नॉन मेंडेलियन वंशागति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जंपिंग जीन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए। देखिए, आनुवंशिकी के पिता तो हो गए जॉन मेंडल, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उस प्रश्न को भी बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, याद रखना। यहाँ जंपिंग जीन का उत्तर हो जाएगा मैकक्लिंटॉक, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दिया था। तो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इस खोज के कारण उन्हें 1993 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1983 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से। देखिए, उन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता से संबंधित रिसर्च करते समय पाया कि कुछ आनुवंशिक कारक एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? जेनेटिक डिसीज कौन सी नहीं है इसमें? रंजकहीनता, एल्बिनिज्म बोलते हैं इसको, ये है आनुवंशिक डिसीज़। हीमोफीलिया आनुवंशिक डिसीज़ है। वर्णांधता भी एक आनुवंशिक डिसीज़ है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कलर ब्लाइंडनेस। रेड, ग्रीन और ब्लू में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, मेनली रेड में और ग्रीन में। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। तो रतौंधी इंग्लिश में बोलते हैं इसको नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है ये, ना कि जेनेटिक्स। रंजकहीनता की बात करें, एल्बिनिज्म की बात करें तो एक आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों और आँखों में मेलेनिन नामक वर्णक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, जिससे त्वचा, बालों और आँखों का रंग जो है भूरा या सफ़ेद होता है। हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। और कलर ब्लाइंडनेस की बात करें यानी वर्णांधता की, तो यह भी एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि मानसिक तनाव से में रहते हैं क्या वो, या घर देर से आते हैं जाते हैं, ठीक है, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, या उनमें साधारण कम चर्बी होती है। ये इस तरह के उटपटांग स्टेटमेंट आते हैं, इनको सबसे पहले एलिमिनेट करिए, ये कभी सही नहीं होते। सही होता है इसी तरह का स्टेटमेंट, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए। तो वर्णांधता की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो देखिए इसमें व्यक्ति विभिन्न रंगों में पहचान नहीं कर पाते, उन्हें वर्णांधता कहते हैं। और लोगों में अनेक प्रकार की वर्णांधता उपस्थित होती है, किंतु लाल हरे रंग की वर्णांधता के रोगी अधिक मिलते हैं। अर्थात जो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाए, मतलब विभेद नहीं कर पाए, यानी डिफरेंस ना पहचान सके। कलर ब्लाइंडनेस जिसको होती है, ठीक है, बहुत कम, रेयर टू रेयर अगर कोई होता है, तो रेलवे, आर्मी, ठीक है, इन सब जॉब में जो है नहीं जा पाते वो लोग, मेडिकल में छट जाते हैं। देखिए, वैज्ञानिक रिसर्च से ज्ञात हुआ है कि एक्स क्रोमोसोम पर ऐसे कारक या जीन होते हैं जो दृष्टि पटल यानी हमारी रेटिना पर रंग विभेद वाली कोशिकाओं यानी जो कौन सेल्स होती हैं उनके बनने को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों के पुत्रों में। एक वर्णांध पुरुष है एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो जो उनकी संतानें होंगी, मान लीजिए 2 बच्चे हुए उनके, ठीक है, दोनों लड़कियां हैं, तो इनका जो विवाह होगा, ठीक है, इन बच्चों का, उसका जो पुत्र होगा वो होगा, तो पुत्रियों के पुत्रों में जाएगा लक्षण, ठीक है, पुत्रियों के पुत्रों में। तो देखिए, सामान्य स्त्री एवं वर्णांध पुरुष की संतानों में वर्णांधता की वंशागति पे बात करें हम, यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो इस स्थिति में उनके सभी पुत्र तथा पुत्रियों की दृष्टि सामान्य होती है, ठीक है, 2 बच्चे हुए तो दोनों समान, 3 हुए तो 3 समान, 1 हुआ तो 1 समान। लेकिन जब उनका विवाह होगा, ठीक है, इसमें जो है पुत्री जो हो जाती है वो बाहक हो जाती है, ठीक है, तो पुत्री का जो पुत्र होगा वो होगा वर्णांध। तो देखिए, वर्णांध स्त्री का पिता जो है सदैव ही वर्णांध होता है तथा उसकी जो माता होती है वो रोग की वाहक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए मुख्य रूप से क्या जिम्मेदार है इनमें से? मुख्य रूप से पूछा है, और जब उत्तर में जो है नाइट्रेट के साथ मेथेमोग्लोबिनेमिया होगा तो उत्तर हमेशा आप मेथेमोग्लोबिनेमिया ही लगाएंगे, ठीक है, तो ये नहीं हो तो नाइट्रेट उत्तर होगा, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जो है मुख्य रूप से मेथेमोग्लोबिनेमिया जिम्मेदार होता है। यह ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने की रक्त की क्षमता को कम कर देता है और इससे शरीर के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है,
और यह समस्या बड़ों की तुलना में शिशुओं में अधिक होती है। क्यों होता है ये सब? नाइट्रेट के सेवन से। देखिए, पानी और सब्जियों के माध्यम से अधिक मात्रा में नाइट्रेट, जो एक केमिकल कंपाउंड है, लेने पर मेथेमोग्लोबिनेमिया की समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है और अधिक समय से रखे हुए पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो सकती है। इसलिए ऐसे पानी के सेवन से गर्भवती और छोटे बच्चों को दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा कैसे? मेथेमोग्लोबिनेमिया की समस्या उत्पन्न होगी उससे। और इससे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या होगा इसका? नाइट्रेट। 10वां प्रश्न है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पानी के बुलबुलों के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है इसलिए। इस रोग के इस रोग को पानी के बुलबुलों से ठीक किया जाता है इसलिए, या फिर रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है इसलिए। बहुचर्चित बबल बेबी रोग को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है। तो देखिए, बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है और इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षी तंत्र कार्य नहीं करता। ठीक है, या होता ही नहीं है, और होता है तो निष्प्रभावी होता है। देखिए, इस कारण रोगी जो है संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। अगर बच्चे को बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो उसकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है और बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी बच्चे को जो है सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में इलाज किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन एक आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? प्रश्न के पूछने का तरीका वही है, प्रश्न का मतलब वही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इनमें से कौन सी बीमारी आनुवांशिक नहीं है, मतलब जेनेटिक डिसीज़ कौन सा नहीं है इनमें? डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक बीमारी है, हीमोफीलिया आनुवांशिक बीमारी है, और एनीमिया, दात्र कोशिका एनीमिया आनुवांशिक बीमारी है। लेकिन इरेटेबल बबल सिंड्रोम आनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो क्षोभी आंत्र विकार बोलते हैं इसको, एक तरह से डाइजेशन, आपके पेट का खराब हो जाना सामान्य लक्षण है। तो क्षोभी आंत्र विकार या फिर इरिटेबल बबल सिंड्रोम आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। इरिटेबल बबल सिंड्रोम यानी IBS पाचन तंत्र से जुड़ी आम समस्या है। इसकी एक बड़ी वजह तनाव या अन्य कारणों से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रणाली प्रभावित होना, और यह बड़ी आंत को प्रभावित करता है। एक प्रश्न पूछा जाता है बड़ा, कि पचे हुए भोजन का संग्रहण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, लेकिन ये किसको? बड़ी आंत को प्रभावित करता है। देखिए, व्यक्ति को पेट में ये होता है तो क्या क्या होता है? मरोड़ होना, सूजन, गैस, कब्ज, डायरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं इरिटेबल बबल सिंड्रोम के मुख्य लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निस्पीडन से उत्पन्न होता है? लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निस्पीडन से उत्पन्न होता है पेशी दुष्पोषण, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पेशी दुष्पोषण एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है, जो कि इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निस्पीडन से उत्पन्न होता है। यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और इसमें शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती हैं और एक सीमा के बाद बेकार हो जाती हैं। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ यह बीमारी पूरे शरीर में फैलती जाती है। पेशी दुष्पोषण। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है? बताइए। हम चर्चा कर चुके हैं पहले, डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर के लिए? डाउन सिंड्रोम के लिए। तो मानव शरीर में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नंबर 14 पर आ जाइए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? हीमोग्लोबिन।
तो थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता के जीन्स से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात स्थायी रक्त विकार है। ठीक है, रक्त से जुड़ी बीमारी है ये। थैलेसीमिया आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। और यह रोग मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगी के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है, जिससे एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। किसने दिया? वागो डिब्रिज। तो देखिए, किसी भी जीवधारी की कोशिका के आनुवंशिकी पदार्थ में किसी भी प्रकार के स्थायी एवं वंशागत होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। एक आसान सी डेफिनेशन याद रखिए, जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। इसकी खोज की थी वागो डिब्रिज ने। ठीक है, इतना काफ़ी है टिप्पणी देने के लिए। देखिए, प्रकृति में म्यूटेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रकृति में म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होते ही रहते हैं, किंतु ध्यान केवल कुछ उत्परिवर्तन की ओर ही जाता है। इसका कारण यह है कि कुछ उत्परिवर्तन का प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म होता है एवं कुछ उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं। उत्परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है सबसे पहले वागो डिब्रिज ने दिया था। इन्होंने नई जातियों की उत्पत्ति के लिए उत्परिवर्तन को ही प्रमुख कारक माना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं हर बार एग्जाम में, जैसे कि उत्परिवर्तन किसने दिया? वागो डिब्रिज ने दिया। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो वो मेंडल हैं। और जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? तो वो वेटसन है। ठीक है, जीन जॉनसन है। ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।